दोस्तों हम आज बात करेंगे ESR यानी कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के बारे में कि ESR क्या है, ये किन कंडीशंस में बढ़ता है और किन कंडीशंस में कम होता है और किस तरह से हम इसे नॉर्मल रख सकते हैं। दोस्तों इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी कि ESR एक हेमेटोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसका उपयोग ल्यूकीमिया, पॉलीसाइथीमिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एनीमिया इन जैसी कंडीशंस का पता लगाने और उनकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। सामान्यतः इसकी दो मेथड्स होती हैं जिन्हें वेस्टर्न ग्रीन मेथड और विंट्रोब्स मेथड कहा जाता है। विंट्रोब्स मेथड में एक विंट्रोब ट्यूब होती है, यह कांच की 100 mm लंबी एक ट्यूब होती है जिसमें 2 ml ब्लड लिया जाता है और उसको 1 घंटे के लिए रख दिया जाता है और उस 1 घंटे में यह देखा जाता है कि कितनी आरबीसीज उसके नीचे सेडिमेंट के रूप में इकट्ठी हो गई, यानी कि उसका जो बेस होता है, उसका जो तल होता है, उसमें कितनी आरबीसीज इकट्ठी हुई हैं, उनको मिलीमीटर में नाप लिया जाता है। इसे ही ESR कहते हैं। एक दूसरी मेथड होती है जिसे वेस्टर्न ग्रीन मेथड कहते हैं। वेस्टर्न ग्रीन मेथड में एक 200 mm लंबी एक ट्यूब होती है जिसे वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब कहते हैं। इसमें 2 ml ब्लड ले लिया जाता है और 0.5 ml सोडियम सिट्रेट लिया जाता है। इस 1 घंटे में जितनी भी आरबीसीज ट्यूब्स के तल में इकट्ठी हो जाती हैं यानी कि सेडिमेंट हो जाती हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन होता है, उसके बाद वो सेडिमेंट हो जाती हैं, तब उसे ESR यानी कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें ESR बढ़ जाता है और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें ESR कम हो जाता है। दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके कारण पेशेंट्स में ESR की वैल्यू सामान्य से कम हो जाती है। इनमें से कुछ प्रमुख बीमारियां हैं सिकल सेल एनीमिया जिसमें रेड ब्लड सेल का आकार प्रभावित होता है, इसके बाद ल्यूकीमिया जो कि एक ब्लड कैंसर है, फिर हाई रेड ब्लड सेल के काउंट के कारण भी ESR की वैल्यू कम हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स में कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर होता है, उसके कारण भी ESR की वैल्यू लो हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स के ब्लड में फाइब्रिनोजन प्रोटीन की मात्रा में कमी आती है, उससे भी ESR की वैल्यू कम होती है। हाइपर विस्कोसिटी यानी कि ब्लड की थिकनेस के बढ़ जाने के कारण भी ESR की वैल्यू कम होती है और ब्लड में व्हाइट सेल्स के बढ़ जाने के कारण भी ESR की वैल्यू सामान्य से कम हो जाती है। दोस्तों कई लोगों का जो ESR होता है वो सामान्य से थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। उनमें ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उन्हें कोई बीमारी हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनमें ESR सामान्य अवस्था में भी बढ़ जाता है, जैसे प्रेगनेंसी हो सकती है, मेंस्ट्रुएशन यानी कि महिलाओं में पीरियड्स के समय पे ESR थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ साथ भी ESR थोड़ा सा बढ़ता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, एनीमिया हुआ, थायराइड डिसीज, किडनी डिसीज, रेड ब्लड सेल्स की कोई एबनॉर्मेलिटी हुई जैसे कि मैक्रोसाइटोसिस हो सकता है, या फिर कुछ प्रकार के कैंसर्स जैसे कि लिम्फोमा हो सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, बोन इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट इन्फेक्शन हो सकता है या सिस्टेमिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें ESR की वैल्यू सामान्य से बस थोड़ी सी ही ज़्यादा होती है। दोस्तों इसके अलावा ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनमें ESR की वैल्यू 100 मिलीमीटर पर आवर से भी ज़्यादा हो सकती है। इन कंडीशंस में प्रमुख होती हैं मल्टीपल माइलोमा जो कि एक प्रकार का प्लाज्मा सेल का कैंसर है, इसके बाद वेल्डनस्ट्रोम्स मैक्रोग्लोब्यूलिनीमिया एक वाइट ब्लड सेल का कैंसर है, इसके बाद आता है टेम्पोरल आर्टराइटिस या फिर पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका या फिर हाइपर सेंसिटिविटी वस्कुलाइटिस। ये एक एलर्जन की रिएक्शन है जो कि ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन कर देती है। ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें ESR की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, यानी कि 100 मिलीमीटर पर आवर से भी ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों ESR का पता लगाने का एक फॉर्मूला भी होता है जिसमें पेशेंट की एज ली जाती है और उसमें 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। यदि किसी महिला में ESR का पता लगाना है तब उसकी एज में 10 जोड़कर 2 का डिवाइड दिया जाता है, जिससे ESR मिलीमीटर पर आवर में हमें प्राप्त हो जाता है। हालांकि दोस्तों 1996 में एक स्टडी लगभग 4000 लोगों के ऊपर की गई और उसके बाद से मेल्स में और फीमेल्स में ESR की जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो पुरुषों के लिए लगभग 15 से 20 mm पर आवर होती है और महिलाओं के लिए 20 से 30 mm पर आवर की होती है। ESR पीडियाट्रिक क्रॉन्स डिसीज एक्टिविटी इंडेक्स का भी एक कंपोनेंट है जो बच्चों में इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिसीज की सिवियरिटी का असेसमेंट करने के लिए यूज होता है। जो नवजात बच्चे होते हैं यानी कि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनमें ESR 0 से 2 mm पर आवर तक होता है और उसके बाद नियोनेट्स में प्यूबर्टी तक
नियोनेट्स से लेकर प्यूबर्टी तक ESR 3 से 13 mm पर आवर तक हो सकता है। अलग अलग एज में ESR की वैल्यूज जो है वो अलग अलग होती हैं। दोस्तों ESR को नॉर्मल करने का, यदि ESR कम है या ESR ज्यादा है, तो उसे नॉर्मल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिन भी कारणों से ESR कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, उन कारणों का ट्रीटमेंट होम्योपैथिक मेडिसिन से किया जाए। मान लीजिए किसी पेशेंट में रियूमेटिक आर्थराइटिस के कारण ESR बहुत ज्यादा हो रहा है, तब उस कंडीशन में हमें रियूमेटिक आर्थराइटिस के लिए पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करने वाली मेडिसिन का यूज करना चाहिए। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स में लीडम्पाल है, ब्रायोनिया है, रस्टॉक्स है, इन मेडिसिन का उपयोग हमें करना चाहिए ताकि उनके ESR को नॉर्मल लेके आया जा सके। यदि किसी पेशेंट में एनीमिया के कारण ESR बढ़ रहा है, तब उस कंडीशन में हमें पेशेंट को फेरम फॉस, फेरम मेटेलिकम या उसके कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करने वाली जो भी मेडिसिन है जो उसमें एनीमिया का कारण है उसको दूर कर देगी और ESR को नॉर्मल लेवल पर लेकर आ जाएगी। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं।